नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा तिवारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। बच्चों, आज हम अरस्तू का नेक्स्ट टॉपिक राज्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट का अध्ययन करेंगे। अरस्तू ने द पॉलिटिक्स की बुक 3rd और 4th में राज्यों के वर्गीकरण को प्रस्तुत किया है, लेकिन इस विचार को भली भांति समझने के लिए कुछ मूलभूत बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। अन्यथा यह वर्गीकरण जितना वैज्ञानिक लगता है उतना ही इसमें भ्रम उत्पन्न करने की क्षमता भी है। सर्वप्रथम इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि अरस्तु द्वारा राज्यों का वर्गीकरण प्लेटो द्वारा द स्टेटसमैन में प्रस्तुत वर्गीकरण का ही अल्प संशोधित संस्करण है। अरस्तु के लिए राज्य व शासन अलग अलग हैं। राज्य परिवारों और गांवों का एक समुदाय है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण तथा उत्तम जीवन प्राप्त करना है। दूसरी तरफ शासन राज्य के कार्यों व लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन है। इस शासन की शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं: विचार विनिमय, कार्यपालिकाएं और न्यायिक। नागरिकों का वह समूह या संगठन जो इस शक्तियों का संचालन करता है उसे हम सरकार कहते हैं। प्रस्तुत संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अरस्तु के लिए राज्य व संविधान में कोई अंतर नहीं है। उसके चिंतन में किसी राज्य का वर्गीकरण उस राज्य का जीवन होता है। फलतः संविधान में परिवर्तन होते ही राज्य की अस्मिता यानी कि आइडेंटिटी भी बदल जाती है। संविधान का स्वरूप ही राज्य का स्वरूप निश्चित करता है। वस्तुतः संविधान ही राज्य है। संविधान व राज्य को मानने के पीछे मूल कारण संविधान की उसकी विशिष्ट अवधारणा है, जिसने संविधान को परिभाषित करते हुए कहा है, संविधान से हमारा तात्पर्य विभिन्न पदों के संगठन, विशेष रूप से संप्रभु पद के संगठन से है जो दूसरों से उच्च होता है। अब प्रश्न उठता है कि संप्रभु कौन होता है? नेचुरल है। अरस्तु कहते हैं कि प्रत्येक स्थिति में नागरिक समूह यानी सिटीजन्स जो हैं ही संप्रभु होते हैं। इसलिए सामूहिक रूप से नागरिकों के समूह को ही संविधान कहेंगे। जब कभी इस सर्वोच्च पद के संगठन में परिवर्तन होता है तब राज्य भी बदल जाता है। जैसे यदि एक संप्रभु व्यक्ति के स्थान पर नागरिकों का एक छोटा सा समूह संप्रभु बन जाए तो राज्य का स्वरूप राजतंत्र के स्थान पर वर्गतंत्र या अभिजात तंत्र का हो जाएगा। वर्गीकरण का आधार संविधान को परिभाषित करने के बाद अरस्तु द पॉलिटिक्स की बुक 3rd के 7वें और 8वें अध्याय में उन आधारों की विवेचना करते हैं जिसके आधार पर संविधानों और राज्यों को वर्गीकृत किया जा सकता है। अरस्तु के समक्ष 158 संविधानों का तथ्यात्मक जमघट था, जिसे सामान्य रूप से कुछ वर्गों में विभाजित करना था, किंतु ऐसा कर पाना तब तक संभव नहीं था जब तक कि इस विभाजन को कोई तर्कपूर्ण आधार ना प्राप्त हो जाए। सौभाग्य से अरस्तु के सामने प्लेटो द्वारा रचित द स्टेटसमैन थी, जिसमें उसके गुरु ने राज्यों का वर्गीकरण 2 आधार पर किया था। पहला विधि का शासन या विधि का स्थान और दूसरा शासकों की संख्या। अरस्तु अपने वर्गीकरण की योजना के लिए शासकों की संख्या को स्वीकार कर लेते हैं। इस आधार पर राज्य के 3 स्वरूप होते हैं: एक व्यक्ति से शासित राज्य, दूसरा एक व्यक्ति से अधिक किंतु कुछ थोड़े से व्यक्तियों द्वारा शासित राज्य, और तीसरा बहुसंख्यक नागरिकों द्वारा शासित राज्य। लेकिन तुरंत अरस्तु की इस बात का एहसास हो जाता है कि केवल संख्या पर्याप्त आधार नहीं हो सकती है। शासनकर्ताओं की संख्या एक औपचारिक एवं आकस्मिक तत्व है, लेकिन राज्य को औपचारिक या आकस्मिक संगठन मात्र नहीं है। यह ऐसा संगठन है जिसका एक नैतिक उद्देश्य है, सद्जीवन की प्राप्ति। अतः राज्य के संदर्भ में संख्या अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि शासकों की संख्या का राज्य के उद्देश्य से कोई सीधा संबंध नहीं होता है। प्लेटो भी संख्यात्मक आधार को अपर्याप्त मानते हैं,
इसलिए वह भी एक दूसरा आधार खोजते हैं और वह आधार है विधि की उपस्थिति। अरस्तु विधि के शासन को ईश्वर का शासन मानते हुए भी विधि को वर्गीकरण का दूसरा आधार नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि वर्गीकरण में शासकों का उद्देश्य इस प्रकार होना चाहिए कि राज्यों को वर्गीकृत अलग अलग किया जा सके, और वे है नंबर 1 पे शासकों की संख्या, नंबर 2 पे शासकों का उद्देश्य। इन दोनों आधारों को संयुक्त करने के बाद अरस्तु ने मोटे रूप में संविधानों को 2 वर्गों में विभक्त किया है। पहला है सही संविधान यानी राइट कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा है विचलित संविधान। सही संविधान में वो लेते हैं राजतंत्र को। सबसे पहले राजतंत्र पे हम चर्चा करेंगे। जब सर्वोच्च पद एक व्यक्ति के पास हो और वह सार्वजनिक हित के उद्देश्य से शासन करता है तो ऐसे शासन को राजतंत्र कहा जाता है। राजतंत्र का विवरण देते समय अरस्तु प्लेटो के दार्शनिक राजा के सिद्धांत की अप्रत्यक्ष रूप से चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि यदि यह संभव है कि किसी एक व्यक्ति में ऐसे गुण हो जो शेष सबसे मिलाकर भी ना मिले, तो ऐसे व्यक्ति की आज्ञा सभी को माननी चाहिए, यहाँ तक कि इस सर्वगुण संपन्न व्यक्ति को कानून से भी ऊपर माना जा सकता है। ऐसा लग रहा है कि यदि वास्तव में दार्शनिक शासक मिल जाए तो अरस्तु को उसे सत्ता सौंपने में कोई ऐतराज नहीं होगा, लेकिन यथार्थवादी होने के कारण अरस्तु यह भी जानते हैं कि सच्चे ज्ञान को धारण करने वाला तथा सद्गुणों की प्रतिमूर्ति एक व्यक्ति यानी कि दार्शनिक का मिलना यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। अतः अगर ऐसे सर्वगुणी व्यक्ति उपलब्ध ना हो तो कानून का शासन ही श्रेष्ठ विकल्प हो सकता है। इस प्रकार एक व्यक्ति का सार्वजनिक हित में किया गया शासन राजतंत्र है। राजतंत्र की विशेषताएं बताने के बाद अरस्तु इसे 5 प्रकारों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 पे स्पार्टा का राजतंत्र, 2 पर बर्बर जातियों का, 3 नंबर पे निर्वाचित राजतंत्र, 4 पर वीरकालीन राजतंत्र और 5 नंबर पर निरपेक्ष राजतंत्र। इस विभाजन की सहायता से अरस्तु ये कहना चाहते हैं कि शासक चाहे निर्वाचित हो या वंशानुगत, चाहे वह विधि के अधीन हो या स्वतंत्र, लेकिन यदि वह संपूर्ण समाज के हित में शासन करते हैं तो उसे राजतंत्र का सही रूप हम मान सकते हैं। दूसरा पॉइंट है बच्चों अभिजात तंत्र। इसी सही प्रकार के राज्य या संविधानों के क्रम में अभिजात तंत्र दूसरी श्रेष्ठ व्यवस्था है। सामान्य रूप से राजतंत्रों का अवसान कुलीन तंत्रों में होता है। अभिजात या कुलीन तंत्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें सर्वोच्च सत्ता नागरिकों के एक छोटे से समूह में होती है, जिसके माध्यम से वे समाज का हित प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अभिजात तंत्र की विशिष्टता इसकी योग्यता में अंतर्निहित है। इसका जिक्र करते हुए अरस्तु लिखते हैं कि अभिजात तंत्र वह संविधान है जिसके सदस्य यानी कि शासक वर्ग किसी मापदंड विशेष के संदर्भ में ही उत्तम नहीं होते, बल्कि नैतिक गुणों के संदर्भ में निरपेक्ष रूप से सर्वोत्तम होते हैं। कहने का अभिप्राय है कि शासक में वे सारे गुण होने चाहिए जो जनता की अपेक्षाओं को पूरा करें। अभिजात तंत्र को अधिक पसंद करता है। वे कहते हैं कि जो लोग योग्यता और गुणों में समान व बराबर हैं उनकी सेवाएं न लेना तथा एक व्यक्ति विशेष को संपूर्ण सत्ता सौंप देना न तो न्याय संगत है और न ही लाभप्रद है। तीसरे नंबर पे लिखते हैं वो पॉलिटी, संविधानों का तीसरा शुद्ध या सही रूप है। इसे वह संवैधानिक संविधान भी कहते हैं। पॉलिटी शब्द का प्रयोग अरस्तु ने कई अर्थों में किया है, जिसके कारण उसकी विवेचना में अस्पष्टता आ गई है। पॉलिटी शब्द का प्रयोग सामान्य संविधानों के लिए भी किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ संविधान को भी वे पॉलिटी ही कहते हैं, जो धनिक तंत्र व लोकतंत्र के सम्मिश्रण का प्रतीक है। संविधान के वर्गीकरण के क्रम में इस पॉलिटी का अर्थ ऐसा संविधान है
जिसमें शासन सत्ता बहुसंख्यक नागरिकों के हाथों में होती है, जो सार्वजनिक हित के लिए शासन करते हैं। अरस्तु का मानना है कि जिस तरह एक व्यक्ति या व्यक्तियों में अद्वितीय योग्यताएं संभव हैं, उसी तरह बहुसंख्यक लोगों का श्रेष्ठता के विभिन्न रूपों में ऊंचे स्तर तक पहुंचना कठिन होता है। फिर भी लड़ने की क्षमता, फाइटिंग एबिलिटी, ऐसा गुण है जो बहुसंख्यक लोगों में ऊंचे स्तर तक विकसित हो जाती है। पॉलिटी ऐसा ही संविधान है जिसमें नागरिक सेना के हाथों में संप्रभु शक्ति होती है। अगला है विचलित संविधान। निरंकुश तंत्र इसमें सबसे पहले आता है। विचलित या विकृत संविधानों में निरंकुश तंत्र का प्रथम स्थान है। यह संविधान निरपेक्ष राजतंत्र का ठीक उल्टा है और जब एक व्यक्ति शासन शक्ति का प्रयोग सार्वजनिक हित के लिए न करके निजी स्वार्थी हेतु करने लगता है तो राजतंत्र विचलित होकर निरंकुश तंत्र में बदल जाता है। अरस्तु के अनुसार राजतंत्रों के 5 प्रकार पाए जाते हैं। इनमें से 2 प्रकार ऐसे हैं जो तकनीकी दृष्टि से निरंकुश तंत्र भी कहे जा सकते हैं। पहला है असभ्य लोगों का राजतंत्र, जिसमें वंशानुगत आधार पर राजा निरपेक्ष शक्तियों का प्रयोग करते हैं। और दूसरा है प्राचीन यूनान में प्रचलित निर्वाचित तानाशाह। फिर भी द पॉलिटिक्स की बुक 4th चैप्टर 10 में वह निरंकुश तंत्र की चर्चा करते हैं। उसे ही वह राजतंत्र का विकृत तथा निरंकुश तंत्र का तीसरा एवं शुद्ध रूप मानते हैं। कोई ऐसा शासक जो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है, जो अपने समतुल्य या अपने से श्रेष्ठ प्रजा पर समान रूप से शासन करता है और जो सबके हित में शासन न करके केवल अपने हित में शासन करता हो, निरंकुश कहलाता है तथा उसके शासन को हम निरंकुश तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट है वर्ग तंत्र या धनिक तंत्र। जिस प्रकार राजतंत्र अपने उद्देश्य से विचलित होकर निरंकुश तंत्र में परिवर्तित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार कुलीन तंत्र का शासक वर्ग जब सत्ता का प्रयोग वर्गीय हितों में करने लगता है तो धनिक तंत्र या वर्ग तंत्र का आगमन होता है। दूसरे शब्दों में धनिक तंत्र वह संविधान है जिसमें शासन का संचालन धनिक वर्ग के द्वारा साधन संपन्न लोगों के लाभ के लिए किया जाता है। धनिक तंत्र का मुख्य तत्व धन व जन्म की श्रेष्ठता है, जिसका अर्थ यह है ऐसे राज्यों में पदों को धन व जन्म के आधार पर ही वितरित किया जाता है, जिसको 4 भागों में वर्णित किया गया है। अगला है लोकतंत्र। संविधानों के विचलित या विकृत रूपों में लोकतंत्र तीसरा व अंतिम संविधान है। जब नागरिकों का बहुसंख्यक भाग संपूर्ण समुदाय के हित में शासन करने के स्थान पर साधारण लोगों के लाभ के लिए शासन करने लगते हैं तो पॉलिटी विचलित होकर लोकतंत्र में बदल जाती है। यह उल्लेखनीय है कि प्लेटो व अरस्तु दोनों ही लोकतंत्र को संविधान का अशुद्ध रूप ही मानते हैं, लेकिन आम जनता के शासन के विरुद्ध जितना आक्रोश प्लेटो में पाया जाता है उसकी तुलना में अरस्तु काफ़ी संयमित है। सही तो यह है कि लोकतंत्र का समर्थन न करने के बावजूद अरस्तु का झुकाव लोकतंत्र की तरफ ही है। उसके अनुसार विचलित या विकृत संविधानों में प्रजातंत्र सबसे अच्छा संविधान होता है। सामान्य अर्थों में प्रजातंत्र को निर्धन लोगों के लिए शासन कहा जाता है। अरस्तु ने धनिक तंत्र की तरह प्रजातंत्र के भी कई रूपों का वर्णन किया है। धनिक तंत्र व प्रजातंत्र का विवरण देने के बाद अरस्तु इन दोनों ही संविधानों की परिभाषाओं के संदर्भ में विशेष रूप से सावधान रहने का आग्रह करते हैं। सामान्य रूप से वे मानते हैं कि लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें जनता की बहुसंख्या संप्रभु होती है। इसी प्रकार धनिक तंत्र को कुछ थोड़े से धनवान लोगों का शासन कहा जाता है। इन परिभाषाओं को सीधे सामान्य अर्थों में ग्रहण करने पर समस्या आ सकती है। अरस्तु एक उदाहरण के द्वारा उसे स्पष्ट करते हैं और वह उनका मानना है कि राजसंघ की संख्या 1300 है, जिसमें 1000 धनवान और 300 निर्धन।
अब सवाल यह उठता है कि क्या 1000 धनवान लोगों के शासन को प्रजातंत्र कहेंगे और इसी तरह 300 व्यक्तियों के शासन को निर्धन कहेंगे? तो उनका यह मानना है कि ऐसे में क्या होगा, शासन वर्ग तंत्र में बदल जाएगा। दोनों प्रश्नों का उत्तर एक है, नहीं। स्पष्ट है कि केवल निर्धनता या केवल बहुमत लोकतंत्र का आधार नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार केवल संपत्ति वर्ग तंत्र की कसौटी नहीं है। यहाँ अरस्तु पुनः लोकतंत्र और वर्ग तंत्र को परिभाषित करते हैं और कहते हैं कि लोकतंत्र तब अस्तित्व में आता है जब शासन सत्ता उन लोगों के हाथों में होती है जो स्वतंत्र और निर्धन किंतु बहुमत में होते हैं। इसी प्रकार वर्गतंत्र तब स्थापित होता है जब नियंत्रण धनी और उच्च कुल के व्यक्तियों के हाथों में होता है जिनकी संख्या कम होती है। तो आज बच्चों हमने अरस्तु का यह वर्गीकरण आपके सामने प्रस्तुत किया। इसका समापन आज इसी के साथ मैं करती हूँ।